हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। एनटीपीसी के लिए जो आपकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही थी, जिसमें कि 30 प्रैक्टिस सेट थे, उस सारी सीरीज का ये आपका अंतिम प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आपका एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलेगी। यदि इसके अलावा आपको और किसी के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 30। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? नहीं पूछा है। ऑप्शन है विद्युत पंखा, टेलीफोन रिसीवर, कार्बन माइक्रोफोन या फिर डायनमो। तो इसका सही आंसर वो क्या है? कार्बन माइक्रोफोन। ठीक है, इसमें क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव नहीं काम करता, बाकी इन तीनों पर काम करता है। ठीक है, डायनमो की बात करें तो डायनमो का आविष्कार पूछ लिया जाता है कभी कभी आपसे कि डायनमो के आविष्कारक कौन थे, तो वो थे आपके अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए, एक तो फॉर्मूला होता है कि डायरेक्ट 30 गुणा 10 बटे में दोनों का डिफरेंस यानी 20 से भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल कितना जाएगा? 15। तो दूसरा तरीका देखिए इसका। देखिए, अभी जो तरीका बताया वो एक बार देख लीजिए कि बी का कार्य पूछा, बी अकेले कितने दिन में पूरा कर देगा। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों गुणा कर दीजिए, 10 गुणा 3 जो समय दे रखा है इनका डिफरेंस बटे में कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 खत्म, 2 से कटेगा 15। बी का कुल काम मतलब बी पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देगा? 15 दिन में खत्म कर देगा। ये तो आपका डायरेक्ट तरीका हो गया। ठीक है, जो तरीका मैंने आपको बता रखा है वो कैसे करते हैं, तो एक पूरा काम कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? बी का हमें निकालना है। ठीक है, बी का हमें क्या है? निकालना है। और ए और बी दोनों कितने दिन में करते हैं? तो ए और बी दोनों करते हैं कितने दिन में? 30 दिन में करते हैं। ठीक है, कितने दिन में? 30 दिन में। तो हम क्या करते थे कि जो समय दे रखा होता है उसका एलसीएम लेते थे। तो 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। कुल काम हमारा हो गया 30। इसको ए 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 3 काम, क्योंकि 30/10 यानी कि 3। ऐसे ही दोनों मिलके 30 दिन में 30 काम कर रहे थे, एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? एक काम कर रहे होंगे। ठीक है, जब दोनों मिलके, सॉरी उल्टा कर दिया ना, ए और बी मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? तो ए और बी कर रहे हैं 10 दिन में, और ए अकेला कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक काम, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। और ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। तो बी अकेला कितना कितना काम कर रहा हो एक दिन में? 3 - 1 यानी कि 2 काम कर रहा हो एक दिन में। तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा? तो बी बराबर हो जाएगा 30/2 यानी कि 15 दिन। ठीक है, कितना आएगा? 15 दिन आएगा। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, या आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हो। 10 गुणा 30 बटे में दोनों का डिफरेंस यानी कि 20। नेक्स्ट देखिए, निम्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले सर्वाधिक उपयुक्त अक्षरों के सही उत्तर को चुनिए, यानी सीरीज जो आपको पूरी करनी है। तो मैंने बताया था, आप पहले इनको नंबर को गिनिए, कितने नंबर दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है, 3 3 के बना लीजिए। ठीक है, 3 3 के बना सकते हो आप, या फिर 2 2 के भी बना सकते हो सीरीज के हिसाब से। देखिए, यहाँ पे कुछ और ही सीरीज बन रही है। क्या बन रही है? तो देखिए, ए बी, फिर आपका बनेगा ए बी, फिर आपका ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी और फिर ए बी, यानी ए बी करके सीरीज बन रही है। ठीक है, इस तरीके से आपकी सीरीज बन रही है। तो पहले नंबर पे क्या आया? बी आया, बी ए बी। बी ए बी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र? टैंक भेदी यानी टैंक को समाप्त करने वाला, भेजने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? नाग है, आकाश है, पृथ्वी है, या फिर त्रिशूल है? तो आपको पता है पृथ्वी तो मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, और ये सरफेस टू, सॉरी सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी पृथ्वी से छोड़ी जाती है हवा में मार करने के लिए। और त्रिशूल भी आपका मिसाइल ही है। जो टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है वो कौन सा है? वो आपका नाग है। ठीक, ये जो आपकी नाग मिसाइल है, ये दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है। दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, और ये आकाश और त्रिशूल कैसी मिसाइल है? ये आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है, और पृथ्वी जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, यानी पृथ्वी से छोड़ी जाती है, पृथ्वी पर ही छोड़ी जाती है। वही सरफेस टू एयर यानी कि पृथ्वी से आकाश में वार करने के लिए मिसाइल है आपकी आकाश और त्रिशूल। ठीक है, यहाँ थोड़ा सही कर लेना, पृथ्वी जो है वो सरफेस के लिए मिसाइल है, सतह से सतह पर वार करने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए,
एक व्यक्ति 30% आयकर देता है, इस कर पर वह 10% अधिभार देता है। इस प्रकार वह कितनी वास्तविक दर से कर देता है? यानी 30% टैक्स देता है और जो टैक्स देता है उस पर 10% और टैक्स देता है, तो कुल मिला के वो कितने परसेंट टैक्स देता है? मान लीजिए कि उसकी जो आय है वो 100 रुपये है, तो 100 रुपये पे वो 30% टैक्स देता है। पहले तो 100 रुपये पे कितना टैक्स देता है? तो 30% टैक्स देता है। तो 100 का 30% कितना होगा? 30 हो जाएगा। अब जो आपने उसने जो टैक्स दिया 30, उस पर वो 10% और टैक्स देता है। तो 30 का 10% कितना हो जाएगा? 30 का 10% हो जाएगा आपका 3 रुपये। यानी 30 रुपये उसने पहले टैक्स दिए और 3 रुपये उसने फिर टैक्स दे दिया। कुल मिला कितने रुपये टैक्स दिया? 33 रुपये उसने टैक्स दे दिया। कितने रुपये पे? 100 रुपये पे। कितने परसेंट टैक्स हो गया? तो 100 रुपये पर 33 कितने परसेंट बनेगा? 33/100 गुणा 100, यानी कि 33% ही बन जाएगा। यानी उसने जो टैक्स दिया वो कितने परसेंट दिया है? तो 33% ही टैक्स दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न को कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव और बीपी सिंह। तो आपको पता होगा सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी पहले प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे नंबर पर कौन आए थे? लाल बहादुर शास्त्री आए थे। और तीसरे नंबर पर आपकी इंदिरा गांधी आई थी। ठीक है, उनके बाद में यहाँ पे मोरारजी देसाई वगैरह भी आए थे बीच में। और इन दोनों की बात हो रही है, पीपी नरसिम्हा राव और बीपी सिंह के दिन में पहले कौन आया था? पहले आया था बीपी सिंह, 1989 से 90 के बीच में। चौथे नंबर पे आ जाएंगे और ये आपका हो जाएगा 5वें नंबर पे। ठीक है, ये 91-92 में आए थे पीवी नरसिम्हा राव। इन्हीं के समय आपका एलपीजी सिस्टम आया था। तो फिलहाल जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा? तो 3 पहले आएगा, फिर आएगा आपका 1, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर आएगा आपका 4। यानी 3, 1, 2, 5, 4, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। दिल्ली स्थित शांति वन किसका समाधि स्थल है? शांति वन किसका समाधि स्थल है? तो मैंने आपको बताया हुआ है किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू का है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। बात करें इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? तो शक्ति घाट। राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? वीरभूमि। और लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल को क्या बोला जाता है? विजय घाट। ठीक है, नेक्स्ट है, वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270.40 हो जाएगा। तो मूलधन बताइए। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी दर दे रखी होती है हम उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे दर दे रखी है 4%, 4% का भिन्न रूप कितना होता है? 4/100, यानी कि 1/25। ठीक है, 1/25 का मतलब क्या है? 25 रुपये पे आपको 1 रुपये ब्याज मिल रही है। कितने रुपए? 25 रुपये पे आपको 1 रुपये ब्याज मिल रही है। तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 25 रुपये मूलधन प्लस 1 रुपये ब्याज, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 26 रुपये मिश्रण हो जाएगा। अगली साल क्या होगा? 25 से फिर 26 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं? इन दोनों गुणा कर लीजिए, 625। इन दोनों गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 676 आ जाएगा। अब यानी यदि 625 रुपये आपके पास मूलधन था, तो 2 वर्ष के बाद 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो मिश्रण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 676। लेकिन मिश्रण हो कितना रहा है? तो 270.40 हो रहा है। तो 676 की वैल्यू दे रखी है आपको 270.40। तो 625 की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ से निकाल लीजिए, 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 270.40 बटे में आ जाएगा 676, गुणा कर देंगे 625 का। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो इसको मैं उठा के यहाँ लिख देता हूँ, 270.40 बटे में 676 गुणा 625। इसको सॉल्व करना है। यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक है यहाँ पे, तो 0 बढ़ जाएंगे नीचे। अब इसको सॉल्व करिए। 25 से कटेगा ये 25 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 4 से काटिए कितने का कटेगा ये? 4×4 = 24, 4×7 = 28 और 4×4 = 24। कितने का कटेगा? तो 6760 बार कटेगा। और 676 से कितने कट जाएगा? 10 बार। 10 × 25 कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 250। ठीक है, यानी मूलधन कितना होता? तो मूलधन था आपका 250, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, सरोद, तबला या फिर संतूर? तो अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका संबंध है सरोद से। ठीक है, किनसे? सरोद से। देखिए अभी हाल ही में जो सितार वादक थे पंडित रविशंकर, सॉरी सितार वादक जाकिर हुसैन, आज पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा है, उल्टा उल्टा हो रहा है सब। देखिए हाल ही में जो आपके तबला वादक थे जाकिर हुसैन,
उनका निधन हो गया है। जाकिर हुसैन का क्या हो गया? निधन। आपसे पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? तो तबला वादक थे। ठीक है, आप नोट करके ध्यान करके रखिएगा। तबला वादक पूछा जा सकता है, काफी फेमस थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में आया था? देखिए, दो यात्रियों के बारे में पूछा जाता है बार बार। एक तो ह्वेनसांग पूछा जाता है और एक पूछा जाता है आपका फायन। तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, और हर्षवर्धन के टाइम पे इसको बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार भी इसे बोला जाता है। और इसकी पुस्तक का नाम भी नोट कर लीजिए। इसकी पुस्तक पूछी जाती है सीयू की। यहाँ पूछा आपसे फायन। ठीक है, फायन किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इनको बोलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। इसकी पुस्तक का नाम था होकुकी। होकुकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवती बेलन का आयतन एक 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है। पाई की वैल्यू 22/7 लेने पर बेलन के आधार का अर्धव्यास क्या होगा? अर्धव्यास मतलब त्रिज्या क्या होगी? तो आपको पता है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली जो लंबवती बेलन है उसका आयतन दे रखा है घन के आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तो होता है बेलन का आयतन, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा की पावर 3। दोनों बराबर दे रखे हैं। भुजा कितनी दे रखी है घन की? तो 11 दे रखी है। ऊंचाई दे रखी है बेलन की 14। त्रिज्या पूछिए आपसे, सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू रखनी है आपको 22/7, और इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है बेलन की। ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, भुजा दे रखी है घन की 11 सेंटीमीटर। तो 11 की पावर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, सॉल्व करके हमको क्या चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए। 7 से कटेगा आपका ये 2 बार। ठीक है, 11 से कटेगा आपका ये 2 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 यानी कि 4। 4 गुणा आर स्क्वायर बराबर 11 × 11। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11 × 11/4। आर बराबर हो जाएगा अंडर में 11 × 11/4। तो ये हो जाएगा आपका 11 बाहर आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, यानी कि 5.5। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए, विषम संख्या युग्म चुनिए। 135, 123, 123, 111, 111, 100 और 188। देखिए, 188 के बीच में कितना डिफरेंस है? तो आप कहेंगे 12 का है। 123 से 11 के बीच में कितने का अंतर है? तो 12 का है। यहाँ कितना डिफरेंस है? 12 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? तो 11 का। इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, इसमें आपको भिन्न बताना है कौन सा भिन्न होगा। कलम क्या है? एक प्रकार की लेखन सामग्री है। सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। चित्रकार क्या है? एक प्रकार का कलाकार है। लेकिन पृथ्वी चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी किस में आता है? पृथ्वी ग्रह के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आपका अन्य 3 से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 संख्याओं के 4 समूह दिए हैं। प्रत्येक समूह में दूसरी संख्या पहली से संख्या से किसी एक तर्क नियम से संबंधित है। 3 उसी तर्क नियम के आधार पर समान है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या समूह को चुनिए। भिन्न बताना है आपको। 5, 16, 22, 6, 19, 25, 4, 13, 17 और 9, 28, 37। इसमें से भिन्न कौन सा होगा? देखते हैं इसमें से भिन्न कौन सा होगा। देखिए, 13 और 4 कितने होते हैं? 17। 9 और 28 कितने होते हैं? 37। 19 और 6 कितने होते हैं? 25। 5 और 16 कितने होते हैं? 21। लेकिन यहाँ पे कितना है? 22। तो ये अन्य 3 से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बराबर 7, बी बराबर 5, सी बराबर 3 है, तो इस समीकरण का मान बताइए। देखते हैं इसको क्या सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको ये जो संख्या दे रखी है ये किसके बराबर होता है? तो ये जो आपको फॉर्मूला दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसके बराबर होता है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से भाग करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू दे रखी है आपको 7, बी की दे रखी है 5, सी की दे रखी है 3। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट में 7 माइनस के 5 प्लस 5 माइनस के 3 प्लस के 3 माइनस के 7 का स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक,
आगे सॉल्व करिए इसको। 1/2, 7-5 यानी कि 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 5-2, 5-3 यानी कि 2, 2 का वर्ग 4, 3-7 यानी कि -4, -4 का वर्ग करेंगे प्लस के 16 हो जाएगा। ठीक है, 1/2, 4 8 और 16 24, 2 से काटिए 12 बार, कितना आंसर आ गया 12, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, लुप्त पद संख्या ज्ञात कीजिए। MN KP IR, M के बाद में क्या आया है K आया है, ठीक है, K के बाद में क्या है I आया, तो M से K कैसे आएगा, तो -2 करके, K से I कैसे आएगा -2 करके, I से अगला पद -2 करेंगे कितना आएगा, तो I का नंबर 9 होता है, 2 घटाएंगे कितना आएगा 7, 7 नंबर किसका होता है G का, जो कि आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखिए, स्वराज दल के संस्थापकों में कौन थे, तो स्वराज दल का संस्थापक कौन कौन थे, तो चित्तरंजन दास यानी CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन देखिए, मोतीलाल नेहरू आपका मैच कर रहा है। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। इसकी डेट और संस्थापक दोनों ही आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1923 भी याद रखिएगा आप, और CR दास का नाम और मोतीलाल नेहरू का नाम भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लुप्त पद याद कीजिए। तो इसमें से लुप्त पद आपको बताना है, कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट देखिए, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 40 रुपये कम पर बेचा होता तब 10% की हानि होती। इस मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात, क्रय मूल्य कितना है। देखिए डायरेक्ट तरीका है कि यहाँ पे लाभ हो रहा है, फिर यहाँ पे कितना हो रही है हानि हो रही है, तो 10 में से जब हम -10 घटाएंगे, 10 में से जब हम -10 घटाएंगे तो 10 और 10 क्या होगा 20, 20% की वैल्यू 40 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी 200 के बराबर, तो ये तो डायरेक्ट तरीका आंसर 200 निकल के आ जाएगा। लेकिन कैसे करते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फिर इतना ही समय लगेगा जितना मेरे को लग रहा है, लेकिन अभी आप कैसे करेंगे इसको वो देखिए। मान लीजिए कि मशीन का क्रय मूल्य है वो कितना है, CP है मशीन का 100 रुपये है, 10% के लाभ पर बेच रहा है पहले, तो इसको 10% लाभ पर बेचे, कितने बेचेगा वो 100 का 110 यानी कि 110 रुपये में बेच रहा है वो। जब CP कितना है 100 है तब वो 110 में बेच रहा है, 10 रुपये का लाभ कमा रहा है। फिर कह रहा है कि यदि उसे 40 रुपये कम दाम पर बेचा होता तब उसे 10% की हानि होती। जब CP 100 रुपये था और 10% की हानि हो रही है, तो कितने बेच रहा होगा वो 90 रुपये में बेच रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 10 की हानि हो रही है 100 पे, तो 90 रुपये में वो बेच रहा होगा। तो एक्चुअल में कितने रुपए की हानि हो रही है, तो पहले 110 में बेच रहा था, अब 90 में बेच रहा है, तो कितने कम में बेच रहा है, तो 20 रुपये कम में बेच रहा है ना। लेकिन एक्चुअल में कितने कम में बेच रहा है, तो 40 रुपये कम में बेच रहा है। तो जो 20 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो आपके 40 के बराबर है। पूछा कितना है, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100 माना था, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसका ये डबल है, तो इसका डबल कितना आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है। तो उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 200 रुपये होगा। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया मीन्स फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर डॉक्टर राधा कृष्ण। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम के जो लेखक हैं वो कौन है, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। और इनकी कुछ पत्रिकाएं भी थी, उनका नाम क्या है, अल हिलाल, अल बिलाल, ठीक है। और जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ये कौन थे, मौलाना अबुल कलाम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक का नाम है। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम क्या है, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। और ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, ये भी इनकी पुस्तक का नाम है। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक किसकी है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की है, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे, तो ये आपके पहले उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
जल कृषि क्या है? जल कृषि क्या है? जल में कृषि करना जल कृषि कहलाती है, यानी कि खेती के लिए पानी का उपयोग करना, ये क्या कहलाता है? आपकी जल कृषि कहलाती है। खेती के लिए पानी का उपयोग करना वो आपकी जल कृषि कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा सिंघाड़ा वगैरह, सिंघाड़ा जानते होंगे आप शायद, जो लोग यूपी वगैरह के होते हैं। सिंघाड़ा, जो लोग यूपी वगैरह में रहते हैं, यूपी और ये जो उत्तर भारत है, उनको पता होगा सिंघाड़ा क्या होता है। तो सिंघाड़ा की जो खेती की जाती है वो उसमें ही की जाती है, पानी में, तो उसको जल कृषि ही कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, रुपये 6200 को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले 3 भाग क्रमशः हैं। 3 भाग कौन कौन से होंगे? तो देखिए, पहले जो आपका अनुपात दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंपल अनुपात में चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे चेंज करते हैं? तो 2, 3 और 5, 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होता है? 30। 30 से हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा। 30 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 30 कितना हो जाएगा? 15। 1/3 गुणा 30 कितना हो जाएगा? 10। और 1/5 गुणा 30 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, यानी अब ये अनुपात निकल के आ गए, अनुपातिक वैल्यू निकल के आ गई तीनों भागों की। कुल भाग कितना हो गया? 15, 10, 25 और 6, 31। कुल योग कितना हो गया इनका? 31। लेकिन कुल योग है कितना? तो आप कहेंगे कुल योग तो 6200 रुपये है, तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6200 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको? 6200 बट्टे में 31, यानी कि 200 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 गुणा 200 यानी कि 3000। 10 की वैल्यू 10 गुणा 200 यानी कि 2000। और 6 की वैल्यू 6 गुणा 200 यानी कि 1200। तो तीनों भाग कितने कितने के हो जाएंगे? 3, 2 और 1200। ऑप्शन नंबर 1। लुप्त पद ज्ञात कीजिए, इसमें से आपको लुप्त पद बताना है। देखिए कैसे क्या लॉजिक लगाया गया है इसमें। देखिए, 2 और 5 7, 6 और 1 7, 5 और 4 9, 6 और 3 9, यानी ऊपर दोनों हिस्सों का जो योग है वही नीचे दोनों हिस्सों का योग होना चाहिए। तो 6 और 1 7, तो यहाँ पे कितना जोड़ने के साथ ही रहे, तो आप कहेंगे 0 जोड़ दीजिए इसमें। कितना जोड़ा जाएगा? तो 0 जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, भारत जून 2025 में 81वीं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? तो IATA की बैठक कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है आपकी दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हो रही है? आपकी दिल्ली में हो रही है IATA की बैठक। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, श्रेणी 1, 2, 3, यानी 1 से लेके कितने पदों का जो योग होगा वो कितना होगा? 5050 होगा। तो सीरीज आपकी क्रम से दे रखी है, यानी पहले पद से लेके आपको कितने पद तक देखना है कि जो योग होगा वो आपका 5050 होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, प्रथम n पूर्णांकों का योग, प्रथम n पूर्णांकों का योग, योग बराबर होता है 1/2 n+1। अब हमें पदों की संख्या निकालनी है। हमने मान लिया इनमें पदों कितने हैं, पद कितने हैं इसमें? n है, तो 1/2 n+1 बराबर कितना दे रखा है, यानी टोटल जोड़ कितना दे रखा है? 5050। ठीक है, तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो n इंटू n+1 कितना हो जाएगा? 2 गुणा 5050। 2 का गुणा 5050 में करेंगे कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 10100। तो n इंटू n+1 कितना हो गया? 10100। तो n इंटू n+1 10100 को हम क्या ले सकते हैं? तो इसको हम ले सकते हैं 101 100 गुणा 101 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 101 पे 2 जीरो तो है, तो 100 गुणा 101। यदि हम इसकी तुलना करेंगे तो n बराबर कितना जाएगा? 100, n+1 बराबर 101, यानी 100 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा? 101। तो यहाँ से आपको n बराबर कितना मिल जाएगा? n बराबर आपको मिल जाएगा 100, यानी पदों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के? तो 100 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखिए, एस्प्रिन है। एस्प्रिन की जो गोली आती है वो क्या होती है? वो आपको पता ही होगा क्या होती है। तो वो दर्दनाशक भी होती है और ज्वरनाशक भी होती है, यानी वेदनाहारी भी होती है और ज्वरहारी, यानी कि बुखार के लिए भी काम आती है और दर्द के लिए भी काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। CFIL RUX, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए कितने कितने डिफरेंस है। C से F 3 का, F से I 3 का, फिर 3 का, फिर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? L में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 15। 15 का मतलब O, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका O आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x+1 तथा x-1 है, इसका कर्ण क्या होगा? त्रिभुज कैसा दे रखा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको पता ही है, जो कर्ण होता है वो क्या होता है? तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
यही होता है समकोण त्रिभुज में। तो देखिए इसको, देखिए समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ये, इसमें कर्ण जो होगा वो कर्ण आपको पता है कि जो किसी भी त्रिभुज का सॉरी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इन सब में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? x+1 है। x+1 ये हो जाएगा। x इसको मान लीजिए, x-1 आप इसको मान सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी कुछ मान सकते हैं। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी x+1 का स्क्वायर बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि x-1 का स्क्वायर के। सॉल्व करते हैं इसे, इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का उसका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, एक से एक खत्म, इधर बच्चे का 2x, इधर बच्चे का आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। अब 2x को धलिए आइए, कितना हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर। और चाहे तो आप x से x काट सकते हैं, या फिर आप इसको ले सकते हैं, ये 4x को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 4x बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर 0 आ जाएगा, और x बराबर x माइनस के 4 बराबर भी 0, तो x बराबर यहाँ से मिल जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 4 भी होगी और 0 भी। 0 क्या 0 x की वैल्यू 0 हो सकती है? तो जब x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये वजह तो पूरी 0 हो जाएगी, जो कि आपकी संभव नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 4, ठीक है। आप यहाँ पे भाई x से x नहीं काट सकते थे, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से आप काट सकते थे, लेकिन ये नियम नहीं होता है कि आप ऐसे x से x काटें, ठीक है। आपको काटने का तरीका नहीं हो, इस तरीके से x की वैल्यू निकाली जाती है। बाकी आप इस सुविधा के अपनी सुविधा के लिए इसको काट सकते हैं, लेकिन ये नियम नहीं होता है। तो फिलहाल जो x की वैल्यू निकल के आई, कितनी निकल के आई? 4। लेकिन सॉरी, x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई? x की वैल्यू निकल के आई 4। लेकिन आपसे पूछा क्या? कर्ण पूछा है, तो कर्ण कितना था? कर्ण था आपका x+1, यानी कि 4+1 यानी कि 5, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, निखिल का मुंह पूर्व की ओर था, वह 6 किलोमीटर आगे चला और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। मान लेते हैं निखिल का जो मुंह है वो पूर्व की ओर है। आपको पता है दिशाएं इस तरीके से बनती हैं, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर, ये दक्षिण होता है, ठीक है। तो यदि निखिल का मुंह पूर्व की ओर था, फिर कितना चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चल गया। फिर वो अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चल गया। इसके बाद वह पीछे मुड़ा, इसके बाद किधर मुड़ा? वो पीछे मुड़ा। अभी इसका मुंह इधर था, अभी हम पीछे मुड़ जाएगा, इसका मुंह किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। और ये दिशा कौन सी है? तो ये दिशा आपकी पूरब थी। पूछा अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो इसका मुंह किस दिशा में? पूरब दिशा में है, ऑप्शन नंबर 1। माचिस की तीली का काला भाग मूलतः बना होता है, तो माचिस की तीली पे जो काला भाग लगा होता है आगे, जिसमें आग जलती है, उसको किसका बना होता है? तो उस पर फास्फोरस का लेप होता है। कैसे कैसे फास्फोरस का लेप होता है? तो लाल फास्फोरस के लेप होता है, जो कि ज्वलनशील होता है, ठीक है। लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी वृत्त का व्यास ए बी है, बिंदु पी वृत्त पर स्थित है, कोण पी ए बी कितना है? 40 डिग्री है, तो कोण पी बी ए कितना होगा? देखिए कोई वृत्त, मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है। उसका वृत्त का जो व्यास होता है वो बिल्कुल सेंटर से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। तो व्यास क्या है? व्यास आपका ए बी है। और बिंदु पी वृत्त पर स्थित है, मान लीजिए कोई बिंदु आपका यहाँ पे है पी, और पी ए बी, पी ए बी, ये वाला कोण कितने डिग्री का है? तो 40 डिग्री का है, ठीक है। और पूछा क्या है? पी बी ए, पी बी ए, यानी कि आपसे पूछा कि ये वाला कोण बताइए आप, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या बना है आपका? अर्धवृत्त बन गया ये वाला यहाँ से ए पी बी क्या बन गया? एक अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त में बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो ये कोण कितने अंश का हो गया? 90 अंश का हो गया। जब ये 90 का है, ये 40 का, तो कितने का बचेगा? आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, जिसमें से एक्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो 40 प्लस 90 प्लस के एक्स, और ये तीनों बराबर किसके होंगे? 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो 130 प्लस के एक्स बराबर 180, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस के 130, यानी कि 50 डिग्री।
तो जो आपका PBA होगा वो कितने डिग्री का होगा? तो 50 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर 3। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण। इसमें आपके निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में आपके मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और उसमें विधानमंडल के सदस्य भी, उसमें क्या है, विधानसभा के सदस्य भी साथ में भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, किसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, मैंने अभी पिछले किसी प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था कि जो उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो प्रस्ताव भी पेश हुआ था संसद में, वो किस आर्टिकल के तहत पेश हुआ था? तो उसमें मैंने आपको 66B बता दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे आप सही कर लेना, वहाँ पे 67B कर लेना। ठीक है, 67B के तहत आपको, तहत क्या, 67B के तहत उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख जो भारत के संविधान में वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 63 पे है। ठीक है, उपराष्ट्रपति द्वारा पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, किसका? राज्यसभा का। और दूसरा पूछा था कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो किस रूप में मिलते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, या राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते मिलते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10 पारियों की रनों का औसत कितना है? 50 है। अपनी 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 की वृद्धि हो जाए? क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो उसने जो पहले से जो औसत है वो तो उसे बना के रखना ही पड़ेगा, साथ में कितने रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, यानी उसको जो पहले से औसत है 10 पारियों का 50, तो 50 रन तो उसे बनाने ही पड़ेंगे मिनिमम। उसके अलावा कितने एक्स्ट्रा और बनाने पड़ेंगे जिससे कि औसत 2 रन बढ़ जाए। तो हर पारी पर 2 रन बढ़ रहा है, तो 11 पारी पर कितने रन बढ़ना चाहिए? 11 दूनी 22 रन, यानी उसको 22 रन और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, जिससे कि औसत जो है वो हर पारी पर 2 रन बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर कितने रन बनाने पड़ेंगे उसे? 50 + 22 यानी कि 72। तो उसे 11वीं पारी में कुल मिला के 72 रन बनाने पड़ेंगे, जिससे कि उसका 11 पारी के बाद जो औसत होगा वो 2 रन बढ़ जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा? 50 + 2 यानी कि 52 रन। कितनी पारी के बाद? 11 पारी के बाद। चलिए नेक्स्ट देखिए। मस्तिष्क का संबंध तंत्रिका से है तो कंप्यूटर का संबंध किससे होगा? मस्तिष्क किसकी सहायता से चलता है? तो तंत्रिका की सहायता से चलता है। तो कंप्यूटर किसकी सहायता से चलता है? कैलकुलेटर, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड, माउस या फिर सीपीयू। तो कंप्यूटर कौन चलाता है? कंप्यूटर चलाता है सीपीयू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। महाराष्ट्र का संबंध भारत से तो टेक्सास का संबंध किससे होगा? देखिए, महाराष्ट्र क्या है? भारत का एक राज्य है, और टेक्सास किसका एक राज्य है? तो ये है आपका यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऑप्शन नंबर 4। विरोधी का संबंध शत्रु से है, विपत्ति का संबंध किससे होगा? तो विरोधी और शत्रु एक दूसरे के सिनोनिम यानी कि संबंध रखते हैं। विपत्ति का संबंध किससे होगा? मित्र से, सक्रिय या फिर प्रेम या फिर कठिनाई। तो विपत्ति और कठिनाई क्या होती है? दोनों एक ही बात होती है। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करके निर्णय लें कि प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न दे रखा है, दिए कथनों में सन की कोड भाषा पहचानिए, सन का कोड बताइए। पहला कथन दे रखा है, गन को हन से हन के रूप में लिखा जाता है और टन को उन के रूप में लिखा जाता है। तो सन का कोड हम यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए, घन को हन लिखा गया है, यानी जी में कितना जोड़ा गया है? प्लस के 1 जोड़ा गया है। बाकी जो पीछे के 2 लेटर हैं वो दोनों सेम रखे गए हैं। ऐसे टी में +1 जोड़ा गया है, यू बना दिया है, और बाकी के जो पीछे के लेटर हैं वो सेम रखे गए हैं। तो ऐसे ही यदि हम सन का कोड निकालना चाहें तो सन का कोड क्या निकल जाएगा? एस में +1 करेंगे तो कितना आएगा? टी आ जाएगा। बाकी के दोनों लेटर क्या है? सेम रखे गए हैं। तो सन का कोड क्या बन जाएगा? टन बन जाएगा। तो इसका मतलब सन का कोड निकालने के लिए सिर्फ हमारा कथन क्या है? एक पर्याप्त है। दूसरा चेक करें,
तो सन पूर्व से उदय होता है, तो इससे आपका सन का कोण नहीं निकल सकता, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। यानी कथन एक ही आपका क्या है, पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर आपका 2, कथन एक पर्याप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है अंडर में 5, अंडर में 5, अंडर में 5, अंडर में 5, ये आपका कहाँ है, अनंत तक चला गया है। तो इसका मान बताइए। जब भी आपकी कोई सीरीज, जब भी आपकी कोई सीरीज क्या हो, अनंत तक जाए, ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, जो दे रखा होता है वही आंसर होता है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 5, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कब होगा, जब ये सीरीज कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। ठीक है, इसमें आपको नहीं बताया कहाँ तक जा रही है, इसका मतलब ये अनंत तक ही जा रही है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है। जो सदनों की संयुक्त बैठक होती है उनको बुलाता कौन है, तो बुलाने का काम होता है, बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा का स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, अनुच्छेद नंबर 108 के तहत बुलाई जाती है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 108, क्लियर। अब बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। किसमें है, वर्तमान में। आपसे पूछ सकता है पहले पहले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर भी इनको कहते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, और वर्तमान में कौन है, ओम बिरला। आपसे पूछ सकता है प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, प्रथम महिला, तो प्रथम महिला कौन थी, मीरा कुमार। मीरा कुमार थी प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष। क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन और ध्यान में आ रहा है कि जो धन विधेयक होता है, जो आपका धन विधेयक होता है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये आपका लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करता है। देखिए यहाँ जगह नहीं है, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड कौन करता है, तो ये डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, क्लियर। जो मैंने आपको बात बोली है वो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं कि वे केंद्र की ओर मुंह करके एक चक्र बनाते हैं। इस तरीके से कोई चक्र बनाते हैं। कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो 1 2 3 4 और ये आपके 5 6। ठीक है, 6 बच्चे हैं। अब वे केंद्र की ओर मुंह करके एक चक्र बनाते हैं। आनंद रवि के बाईं ओर है। आनंद कहाँ है, आनंद जो है वो रवि के बाईं ओर है। ठीक है, आनंद ये हो गया, रवि हो गया, क्योंकि इनका मुंह क्या है, अंदर की ओर है। इस तरीके से तो इसका बायां किधर हो जाएगा, तो इसका बायां जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। आनंद रवि के बाईं ओर है, शंकर अजय और विवेक के बीच में। तो शंकर अजय भी यहाँ कहीं नहीं है, ये क्या है, ये आपका आनंद है। ठीक है, ये आपका रवि है। चलिए आगे देखिए, शंकर अजय और विवेक के बीच में है, ईश्वर आनंद और अजय के बीच में। ईश्वर जो है वो आनंद और अजय के बीच में है, ये आनंद है। तो आनंद और अजय के बीच में कब होगा, जब ईश्वर आपका यहाँ होगा, और यहाँ क्या होगा आपका अजय। ठीक है, चलिए इसको नए पेज पर समझाता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। देखिए, इसको मान लीजिए आपका एक सर्कल है जिसमें कि 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं इस तरीके से। आपसे बोला है कि आनंद रवि के बाईं ओर है, तो मान लीजिए यहाँ पे आनंद है, तो रवि कहाँ हो जाएगा, तो रवि हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि रवि के बाईं ओर क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। अब बोला कि शंकर अजय और विवेक के बीच में, शंकर अजय और विवेक के बीच में, तो ना तो अभी यहाँ पे कहीं शंकर आया है, ना रवि आया, सॉरी ना अजय आया है, ना ही विवेक आया, तो अभी आप इसको कहीं बिठा नहीं सकते। इस लाइन को भी फिलहाल छोड़ दीजिए। अब आगे वाली लाइन देखिए, ईश्वर जो है वो आनंद और अजय के बीच में, ईश्वर आनंद और अजय के बीच में है, तो ईश्वर यहाँ हो जाएगा और अजय कहाँ हो जाएगा, अजय आपका यहाँ हो जाएगा। अब इस लाइन बाई दोबारा लौट के, जो शंकर है वो अजय और विवेक के बीच में है, शंकर अजय और विवेक के बीच में, तो शंकर यहाँ आ जाएगा, विवेक कहाँ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, पूछा क्या, देखिए विवेक के बाईं ओर कौन है, तो विवेक के बाईं ओर कौन है, तो रवि है। विवेक के बाईं ओर कौन है, रवि है। ऑप्शन नंबर 1।
निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं? रोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रोम को। ठीक है, किसको बोलते हैं? रोम को बोलते हैं। ROM, रीड ओनली मेमोरी, ROM। रोम आपकी कैसी मेमोरी है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब पावर खत्म होने पर भी इसकी जो मेमोरी है वो खत्म नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। यानी जितने रुपए में वो खरीदता है, सॉरी, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने प्रतिशत की उसने वस्तु क्रय थी। यानी जितने रुपए की खरीदी थी उतने ही रुपए की उसे क्या होती है? हानि होती है। तो आप ऑप्शन की मदद दे सकते हैं इसमें, ऑप्शन के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सब सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ये जैसे मान लें कि जो क्रय मूल्य जो उसका कितना है? 30 है। तो जब वो 30 की खरीद रहा था 30% की हानि हो रही थी, तो 30 का 30% कितना हो जाएगा? 30 का 30% हो जाएगा 9 रुपए। यानी 30 की चीज 9 की हानि बेची जा रही है, तो कितनी बेची जा रही है? 21 रुपए में। आपसे बोला भी है वो 21 रुपए में बेच रहा है। यदि हम 70 रुपए मान लें तो 70 की चीज पे 70% की हानि हो रही है। यानी कितने की हानि हो रही है? तो आप कहेंगे 49 रुपए की हानि हो रही है। तो 70 की चीज पे 49 की हानि हो रही है, तो कितनी बेची जा रही होगी? 70 माइनस 49 यानी कि 21 रुपए। यानी कि दोनों ही कंडीशन में आपका जो विक्रय मूल्य वो कितना आ रहा है? 21 रुपए आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में कह भी रहा है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका क्या है? सही भी है, ऑप्शन नंबर 4। यदि आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो आप मान लीजिए कि जो वस्तु क्रय मूल्य वो क्या है? x है, और x पे x% की क्या हो रही है? हानि हो रही है, जो कि बराबर किसके होगा? 21 के बराबर होगा। तो वहां से भी आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक, फिलहाल जो इस क्वेश्चन का जो आंसर बैठना चाहिए, मतलब वो ऑप्शन नंबर 4 की सहायता से। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे ज़्यादा सही रहेगा, समय भी आपका कम लगेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, आभासी होता है और छोटा होता है? यदि छोटा होता है तो किस में होता है छोटा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण? तो समतल दर्पण में क्या होता है? वो बराबर होता है, छोटा नहीं होता है। और बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका सीधा बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, अवतल लेंस से एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, उसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन में वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि आपको इसमें रिपीट वाले लेटर चेक करने होते हैं। जब आप यहाँ पे चेक करेंगे सी और सी, यहाँ पे 2 बार आया है, जब इसमें कितनी बार आया है? 1 बार ही आया है। इसका मतलब ये वाला आपका वर्ड नहीं बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी किस कुल के थे? जातक, शाक्य, इक्ष्वाकु या फिर मल्ल? तो शाक्य शाक्य क्षत्रिय कौन थे? तो ये तो आपके महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध पूछा जा रहा है। महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो वो जातक कुल के थे। इनकी माता कौन थी? इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कहाँ की किस गणराज्य की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, लिच्छवी गणराज्य की। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पूछा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली, वैशाली में पड़ता है कुंडग्राम, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी कौन से क्रम के तीर्थंकर थे? तो 24वें क्रम के तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर स्पीकर वाले क्वेश्चन में कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मामलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मामलंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए जिसमें किसी आदमी के परिवार का 2020 का खर्च इस एवं बचत का आंकड़ा दर्शाया गया है। खर्च एवं बचत दे रखा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर आदमी की कुल आय 2020 में कितनी है? 10,000 रुपये है, तो उस वर्ष उसने शिक्षा पर कितना खर्च किया? शिक्षा पर कितना खर्च किया? शिक्षा पर पूछा है। तो देखिए शिक्षा पर कितना परसेंट खर्च किया है? 12% शिक्षा पर खर्च किया है। आपको बताइए जो पूरा टोटल डेटा है वो कितना परसेंट है? तो 100% है। यानी 100% की जो वैल्यू है किसके बराबर है? 10,000 के बराबर दे रखी है आपको। पूछा क्या? 12% की वैल्यू पूछिए, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
तो देखिए 100 के आगे कितने जीरो एक्स्ट्रा है, 2 जीरो एक्स्ट्रा है, तो 12 के आगे भी 2 जीरो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 1200। 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, निम्न तालिका 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाती है। एक्स वाई जेड 3 प्रिंटर है, दिन क्या है सोमवार, मंगलवार और बुधवार। पूछा क्या है, पूछा है कि 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या बताइए, जेड द्वारा। तो जेड के कुल पृष्ठ कितने हैं, तो जेड का गिन लीजिए, 210 प्लस 160 प्लस 218, तो कितना हो जाएगा आपका 0 8 8 हो जाएगा, फिर 1 और 6 7 और 1 8 हो जाएगा, और 2 और 1 3 और 1 2 5 हो जाएगा, 588। लेकिन पूछा क्या औसत पूछा है, तो 3 से भाग करना पड़ेगा हमको। 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका, तो 3 एकम 3, 2 बचे, 3 एकम 27, 1 बचा, 3 18, कितना है 196, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्न बार ग्राफ 2 क्रमागत वर्ष 2018 और 19 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री हजार में दर्शाता है। ठीक है, अब कह रहा है प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री दे रखी है, आपको डेटा दे रखा है नीचे। पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि दोनों वर्षों में पहली शाखा की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में चौथी शाखा की कुल बिक्री, पहली की पूछा है और किसकी पूछा, चौथी शाखा की कुल बिक्री का अनुपात बताइए। तो दोनों वर्षों में पहली शाखा कितनी बिक्री कितनी है, तो पहली शाखा आपकी ये है, और दोनों में कितनी बिक्री है, तो 80 और ये कितना है 105, 80 और 105 कितना हो जाएगा 185, यानी पहली शाखा कितनी है 185 दोनों सालों में। चौथी शाखा की देखते हैं, चौथी कौन सी, ये वाली, तो हो जाएगा आपका 85 और 95, 85 प्लस 95 कितना हो जाएगा 190, सॉरी 85 प्लस 95 कितना होगा, तो 180 180 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अनुपात पूछा है तो भाग कर लीजिए, 5 से काटिए 37 बार और 5 से कटेगा 36 बार, अनुपात कितना आ गया 37 अनुपात 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 37 अनुपात 36। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, सीता कणिका से आयु में बड़ी है, बना लेते हैं इसका, सीता कणिका से आयु में बड़ी है। ठीक है, आयु आयु जो दर्शा रहा हूँ मैं वो इस क्रम में दर्शा रहा हूँ, यानी बढ़ते क्रम में, ऊपर जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा और जो नीचे होगा वो छोटा होगा। ठीक है, सीता कणिका से आयु में बड़ी है, ईला कणिका से बड़ी है, ईला किससे बड़ी है, तो ईला कणिका से बड़ी है, ईला यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन सीता से छोटी है। ठीक है, दोनों के बीच में आ जाएगी ईला। आगे देखिए, सेम्पा मानस और कणिका दोनों से छोटी है, सेम्पा जो है वो मानस और कणिका दोनों से छोटी है, तो आपका सेम्पा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे मानस की लोकेशन अभी आपको बतानी है। सेम्पा मानस और कणिका दोनों से छोटी है, कणिका मानस से बड़ी है, जो कणिका है वो किससे बड़ी है, तो मानस से बड़ी है। तो कणिका कहाँ पे आएगी, सॉरी मानस कहाँ पे आएगी, मानस आपकी यहाँ पे आ जाएगी, क्यों यहाँ पे आ जाएगी आपकी मानस, तो आपको बोला है कि जो सेम्पा है वो मानस से भी छोटी है और कणिका से भी छोटी है, तो मानस यहाँ पे आएगा, कणिका यहाँ पे आ जाएगा। फिर तो अगली लाइन में बोला है कि जो आपकी कणिका है वो मानस से बड़ी है, तो कणिका आपके ऊपर रहेगी, मानस यहाँ पे नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन है, जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे कौन है, सेम्पा, सबसे छोटी हो जाएगी आपकी सेम्पा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग जो होता है वो सामान्यतः विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन बी में भी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से होता है। बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, और बी12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन। इसमें कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट धातु होती है, कौन सी धातु होती है, तो कोबाल्ट धातु होती है साइनोकोबालामिन में, विटामिन बी12 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होती है तो उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। वृद्धि कितनी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। आपको पता है 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो 5 की चीज अब कितने होगी, 5 की चीज होगी अब 6 की, 1 की वृद्धि हो रही है, कितनी होगी 6 की, लेकिन वो कह रहा है कि हमें वृद्धि नहीं करनी, हमें जितना पहले खर्चा था उतना ही रखना है, तो हमें कितना कमी करनी पड़ेगी 6 से, तो 1 की कमी करनी पड़ेगी। अब 1 की कमी कितने पे करनी पड़ेगी, 6 पे करनी पड़ेगी, तो कितने % की कमी हो गई, गुणा कर दीजिए 100 का, 1/6 किसके बराबर होता है, 16 से 2/3 के % के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3।
पौधे का जनन अवयव कौन सा होता है? पौधे का जनन अवयव कौन सा होता है? आपको पता है कौन सा होता है? जड़, डंठल, पत्ती या फिर पुष्प। तो पौधे के जनन अवयव होते हैं वो कौन से होते हैं? पुष्प होते हैं। कौन से होते हैं? पुष्प। पुष्प में आपके पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न संख्या में कितने आर से पहले पी और बाद में डी है? आर से पहले क्या है? पी है और बाद में क्या है? डी है। यानी पी आर डी की आपकी सीरीज बननी चाहिए। देखिए, ये तो पी आर डी नहीं बनना है, पी आर डी ये बनना है, पी आर डी बनना है और आपका कितने बनने? दो ही बनने हैं, तो दो ही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, ठीक है। यदि अन्न को इस तरीके से लिखा जाता है तो नियर को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो इससे ये कैसे बना है? ई का नंबर होता है 5, जी का नंबर होता है 7, यानी दो जोड़े गए। ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, यानी दो जोड़े गए, यानी दो दो जोड़े आ रहे हैं आपके, है ना। तो एन का नंबर होता है 14, 14 में दो जोड़ेंगे तो आएगा 16, जो कि आपका इसमें भी है और इसमें भी है पी। 16 नंबर पे क्या आता है? पी आता है, जो कि आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये दोनों तो आपका आंसर नहीं रहे। ई का नंबर होता है 5, 5 के बाद दो जोड़ेंगे 7, पी के बाद कितना है? जी आना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है। त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल 300 वर्ग है तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है, ठीक है। जब त्रिज्या कितनी है? तो जब त्रिज्या आपकी 10 है तो क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है आपका 300, ठीक है। त्रिज्या के वर्ग के अनुपात पे, तो त्रिज्या का वर्ग कर देंगे तो 10 का वर्ग कितना आ जाएगा? 100। 100 की वैल्यू किसके बराबर है? 300, ठीक है। यानी इसका कितना गुना है? तो इसका ये 3 गुना है। पूछा क्या, जब त्रिज्या 12 होगी तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो 12 का वर्ग कर दीजिए, कितना आएगा? 144। तो 144 का हमें 3 गुना निकालना पड़ेगा। 144 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 और 14 42 और 1 43, यानी 432, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, जो जिसकी त्रिज्या कितनी है? 12 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 432। ऑप्शन नंबर सी। किसी चुम्बक का चुंबकत्व किससे दूर किया जा सकता है? तो चुंबकत्व किससे खत्म हो जाता है? पीटने, उसे पीटने पर, है ना। उसको जब पीटते हैं तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यानी हथौड़े से जब उसको पीटेंगे तो उसका चुंबकत्व जो होगा वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। यदि 5 गुणा 4 बराबर 15 है, 7 गुणा 8 बराबर 49 है, 6 गुणा 5 बराबर 24 है, और तो 8 गुणा 4 बराबर क्या होगा? तो देखिए, यदि हम 5 गुणा 4 बराबर दे रखा है 15, यदि हम 4 की जगह कितना करते हैं? 1 कम कर दें, यानी 3 कर दें, 5 दिए कितना हो जाएगा? 15। ऐसे हम 8 की जगह कितना कर दें? 7 कर दें, 7 7 49, 5 की जगह कितना कर दें? 4 कर दें, 6 चौक 24। तो हमें 4 की जगह कितना करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा, 8 या 24। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों की औसत दैनिक मजदूरी 92 रुपये है। फैक्ट्री में कुल 300 पुरुष हैं और 200 महिलाएं हैं। प्रत्येक महिला कर्मचारी की जो मजदूरी है वो एक पुरुष कर्मचारी से 20 रुपये कम है। तो एक पुरुष कर्मचारी की दैनिक मजदूरी बताइए। एक पुरुष कर्मचारी की बतानी है आपको, ठीक है। देखिए, कुल औसत मजदूरी कितनी है? 92 रुपये, और कुल आदमी कितने हैं? तो 300 पुरुष हैं और 200 महिलाएं हैं। तो कुल मजदूरी कितनी हो गई? देखिए, कुल योग कितना हो जाएगा मजदूरी का? तो कुल योग हो जाएगा 500 लोग हैं टोटल, और प्रत्येक केस में कितनी पड़ रही है? 92 रुपये पड़ रही है, एवरेज जो पड़ रही है। कुल योग कितना हो गया? 500 गुणा 92, यानी कि 5 दूनी 10, 5 45 और 1 40, यानी कि 40,000, ठीक है। अब जो पुरुष है उसकी जो मजदूरी है वो महिला से 20 रुपये अधिक है। तो यदि हम ये मान लें कि जो पुरुष है, यानी कि जो मेल है, उसकी जो मजदूरी है वो एक्स है, तो जो फीमेल होगी उसकी मजदूरी कितनी होगी? एक्स माइनस के 20 रुपये, ठीक है। अब देखिए आगे, तो पुरुष कितने हैं? 300 है, महिला कितनी है? 200 है। तो पुरुष कितने हैं? 300, 300 का एक्स के हिसाब से कुल रुपया कितना हो जाएगा? इतना, और महिलाओं का 200 के हिसाब से 200 गुणा एक्स माइनस के 20, कुल रुपया कितना हो जाएगा? इतना, जो कि ये कुल रुपया जो है वो किसके बराबर होगा? जो आपका कुल योग दे रखा है उसके बराबर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 300x प्लस 200x माइनस के 200 गुणा 20, कितना हो जाएगा आपका? 4000, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, बराबर 40,000। तो 4,000 इधर जाएगा, प्लस का 4,000 हो जाएगा, और 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 500x बराबर 40,000 प्लस के 4,000 बराबर हो जाएगा ये आपका 50,000 बराबर 500x। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कटेगा आपका 100 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100। एक्स हमने क्या माना था, मेल का, मेल यानी पुरुष का। तो पुरुष को मजदूरी कितनी मिल रही है, तो 100 रुपये मजदूरी मिल रही है पुरुष को। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, शनि, शुक्र, अरुण या फिर बृहस्पति। तो जो आपका अरुण है उसको क्या कहते हैं, उसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने इच्छ पर बहुत झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। बात करें बृहस्पति की, तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह वो भी बृहस्पति के हैं। ठीक है, बात करें शनि की, तो शनि के इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, बलय पाए जाते हैं। बलय किसके चारों तरफ पाए जाते हैं, तो शनि के चारों तरफ ही बलय पाए जाते हैं। बात करें शुक्र की, तो इसको बोला जाता है भोर का तारा। भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी इसे ही कहते हैं। पृथ्वी बहन सबसे चमकीला तारा, सॉरी सबसे चमकीला ग्रह भोर का तारा भी इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा ग्रह की बात चल रही है तो आप कुछ पॉइंट याद रखिएगा। ऐसे ग्रह कौन से हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वो है आपके बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, और ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत घूमते हैं, तो वो है आपका शुक्र और यूरेनस, शुक्र और अरुण। ठीक है, जो क्या है विपरीत घूमते हैं, अन्य ग्रहों के विपरीत घूमते हैं, यानी पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है, दिए गए 3 समीकरणों में कोई गुण एक समान है, तदनुसार सही विकल्प चुनिए। ऐसा कौन सा गुण है जो इसमें मैच कर रहा है, देखते हैं कौन सा गुण है इसमें। तो 9 8 17, 17 में से 10 गए तो 7। ठीक है, 9 और 8 कितना होता है, 9 8 10 17, और 6 और 4 कितना होता है 10। 17 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा, 7। 7 का डबल कर देंगे कितना आएगा, 14। ठीक है, ऐसे ही 8 और 6 14, 3 और 2 5। 14 में से 5 कितना बचे, 9। 9 में 3 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 27। यानी पहले 2 का गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया, तो आगे कितने गुणा होगा, 4 का गुणा होगा। 4 से कटने वाली संख्या कौन सी है, एकमात्र, जो कि आपकी 8 है। चेक भी कर लेते हैं। 4 जीरो कितना होगा, 4 ही होगा, और 2 में से 2, 1 और 1 2, 2 घटा देंगे कितना आएगा, 2। 2 में कितने गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 8। ऑप्शन नंबर 3। पादपों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। देखिए पादपों में जो 2 ऊतक होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा जाइलम और फ्लोएम का, ये जो कि आपके दे रखे हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल का परिवहन किया होता है। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, और फ्लोएम के द्वारा फ्रूट का यहाँ पे आप कह सकते हैं फूड का फ्लोएम वो होता है परिवहन। फूड मतलब खाने का, खाने या फिर भोजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है परिवहन, तो वो फ्लोएम के द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2। यानी पादपों में 2 तरह के ऊतक होते हैं। ऊतक तो कई तरह के होते हैं, लेकिन 2 प्रमुख होते हैं, कौन से, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जल का स्थानांतरण करना, और फ्लोएम का काम होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। तो पूछा है आपसे खाद्य पदार्थों का, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, फ्लोएम बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि a प्लस बी बराबर 2c है, तो a अपॉन ए माइनस के सी प्लस सी अपॉन बी माइनस के सी किसके बराबर होगा। तो देखिए ये आपका a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी बराबर 2c। 2c को हम क्या लिख सकते हैं, 2c को हम लिख सकते हैं c प्लस सी। 2c को हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस सी लिख सकते हैं। अब इस c में से एक c इधर ले आइए, कितना हो जाएगा आपका ये, तो a माइनस के c बराबर एक c यहाँ पे बचा था, अब एक b को चले जाइए, कितना हो जाएगा, c माइनस के b। तो a माइनस के c बराबर कितना हो गया, c माइनस के b। अब देखिए, अब आपसे पूछा क्या है, a अपॉन में a माइनस के c प्लस c अपॉन में b माइनस के c। अब a माइनस c की वैल्यू कितनी दे रखी है, c माइनस b के बराबर। तो यहाँ लिख रख दीजिए c माइनस के b प्लस के c अपॉन b माइनस के c।
ठीक है। यदि मैं यहाँ से क्या करूँ, यदि मैं यहाँ से माइनस के कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका ए अपॉन सी माइनस के बी, और प्लस सी अपॉन माइनस कॉमन ले लिया मैंने माइनस का एक, ये हो जाएगा आपका सी माइनस के बी। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे, प्लस में माइनस का भाग करेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए अपॉन में सी माइनस के बी माइनस के सी अपॉन में सी माइनस के बी। ठीक है, अब सी माइनस के बी दोनों का कॉमन है तो एलसीएम ले लीजिए, कितना जाएगा सी माइनस के बी आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर बचेगा ए और इधर बचेगा माइनस के सी, तो हो जाएगा आपका ए माइनस के सी अपॉन में सी माइनस के बी। और ए माइनस सी की वैल्यू कितनी थी, सी माइनस के बी थी, ए माइनस सी की वैल्यू कितनी थी, सी माइनस के बी, तो ऊपर जो ए माइनस के सी है इसके कितना लिख देंगे, सी माइनस के बी लिख देंगे, सी माइनस बी से सी माइनस बी खत्म, कितना बचेगा आपका 1। ऑप्शन नंबर 2। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, ऑक्सीजन का, सॉरी भोजन का ऑक्सीकरण करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, खाना पचाने के बाद जो ऊर्जा बनती है वो किसके द्वारा बनती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही बनती है। और ऊर्जा कैसे बनती है, जब खाने का ऑक्सीकरण होता है तब। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो खाने का क्या नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा का पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब क्या है, खाने का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं हुआ तो ऊर्जा नहीं बनेगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी कोड भाषा में एम्पलीफाई को इस तरीके से लिखा जाता है तो नेशनल को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इससे कैसे लिखा गया है, इसको उल्टा कर दिया गया है। जो आपका पहले था वो एंड में है, जो दूसरे नंबर पर था वो सेकंड लास्ट है, मतलब कुल मिला के पीछे से लिखा गया है। ठीक है, उल्टा करके पीछे की तरफ से लिखा गया है। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, फिर जो आपका पहले था वो एंड में आएगा, सबसे पहले क्या था एन, सबसे एंड में क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, जो कि आपको इसमें दे रखा है। ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। फिर आएगा आपका ए, जो कि आपका इसमें दे रखा है ए और कहीं नहीं दे रखा, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो देखिए समचतुर्भुज में कितने समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो आपके समबाहु त्रिभुज बनते हैं 6, तो 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि √3/4 का वर्ग, √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं तो 6 का गुणा कर दीजिए बस, तो 6 गुणा √3/4, भुजा कितनी है, भुजा दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर, तो 1 का वर्ग, तो 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 2 बार, कितना हो जाएगा आपका 3 गुणा √3, यानी कि 3√3 बटे में कितना जाएगा 2, यहाँ तो 1 है तो 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3√3/2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, IEPFA ने धोखाधड़ी योजना और निवेशों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा बैंक है वो, DBS, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बंधन बैंक। तो IEPF ने धोखाधड़ी योजना और निवेशों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो हस्ताक्षर करे हैं वो किस बैंक के साथ किए हैं, वो किए हैं आपके DBS बैंक के साथ, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, आपको जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इसके स्थान बताना आपको क्या आएगा। ठीक है, ये आपको कॉलम दे रखे हैं, इस क्वेश्चन का हमको आंसर को कमेंट करना है। ठीक है, ये आपके लिए, तो जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपको छोड़ दिए हैं, तो वो आपको कमेंट करके बताना है उसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, कोशिश करिएगा। नेक्स्ट देखिए, हास्य गैस इसमें से कौन सी है, तो NO, N2O2, N2O या फिर N2O5। तो हास्य गैस किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को। और नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका N2O, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो पहाड़ी की ढलान की अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है, यानी जाने और लौट के आने में 5 घंटे का समय लगता है। तो पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा है? मान लेते हैं जो पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो x मीटर की है, तो दूरी कितनी है? x मीटर की ऊंचाई है। तो जब जाता किस स्पीड से है? तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो समय कितना लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे 4। तो दूरी बट्टे सॉरी आने का टाइम क्या है? अनुदिश ढलान के अनुदिश उतरता है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो x किलोमीटर की दूरी से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतरता है, तो समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बट्टे 4, यानी कि x अपॉन 4.5। ऐसे ही चढ़ता है तो कितनी चाल से चढ़ता है? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो समय कितना लगेगा? दूरी बट्टे 4, यानी कि x अपॉन 3। कुल मिला के समय लग कितना रहा है? 5 घंटे। तो ये भी समय है, ये भी समय, ये आने का समय है, ये जाने का समय है। कुल मिला के समय कितना लग रहा है? आने जाने में 5 घंटे का समय लग रहा है। बस समीकरण बन गया। आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ कितना जाएगा? ऊपर ऊपर आ जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखिए, ऊपर x कॉमन आ जाएगा सब में। x कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे? 10/45। यहाँ बचेगा आपका 1/3 बराबर 5। 5 से काटिए 2 बार, 5 से कटेगा आपका ये 9 बार। तो x गुणा 2/9 प्लस के 1/3 बराबर 5। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना जाएगा? 9। 9 एकम 9, यहाँ 2 बचेगा, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बराबर 5, 2 3 5, यानी x गुणा 5/9। x गुणा 5/9 बराबर 5। 5 से 5 कटेगा एक बार, 1 का गुणा 9 में करेंगे कितना जाएगा? 9। x बराबर कितना आ गया? 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। यहाँ त्रिभुज चिकित्सकों का, वृत्त खिलाड़ियों का, आयत कलाकारों का गोतक है। तो ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं? यानी तीनों में आपको कॉमन बताना, तीनों में कॉमन कौन सा है? देखिए, इसमें तीनों में कॉमन कौन सा नंबर है? तो तीनों में कॉमन है आपका 3, क्योंकि आपका तीनों में ही कॉमन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन है? तो कोयले, भारत का रूट क्षेत्र किसे बोलते हैं? झारखंड को बोलते हैं। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा कोयला मिलता है आपका झारखंड में। ठीक है, तो कोयले के बारे में एक बार आपको बताया था शुरुआती प्रैक्टिस सेट में कि भारत में कितने बार कोयला पाया जाता है। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका बिटुमिनस सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखिए, 4 तरह का कोयला होता है, आपको बता दूं मैं। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, ये 4 तरह का कोयला होता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बढ़िया कौन सा होता है? सबसे अच्छा होता है वो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, ठीक है। सबसे बेकार कौन सा होता है? सबसे बेकार, सबसे अच्छा और सबसे बेकार का मतलब क्या है? कार्बन की मात्रा। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किसमें होती है? एंथ्रासाइड में। सबसे कम किसमें होती है? तो पीट में होती है। कौन सा है? पीट। पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? तो भारत में सबसे ज्यादा मिलता है, भारत में सबसे ज्यादा मिलता है बिटुमिनस। ठीक है, क्या नाम है इसका? बिटुमिनस। ठीक है, अच्छे से लेके बुरे बुरे तक का क्रम कौन सा है? ABLP, ये भी आपके क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल लगे हुए हैं ABLP। और इनका जो अच्छे से बुरे का क्रम में है वो भी यही है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर आपका पीटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मणिपुर में मैतेई समुदाय को किस महीने और वर्ष में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला था? अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब मिला था? तो वो मिला था 27 मार्च 2023 को मिला था। अभी फरवरी में क्या हुआ? फरवरी 2024 में, फरवरी 2024 में जो मणिपुर का हाईकोर्ट था उसने ये आपका क्या है, दर्जा वापस ले दिया। ठीक है, दर्जा क्या है, वापस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक नाव की ईंधन निम्न प्रकार के समय अनुसार विघटित होता है। 9:10 पर 32 ग्राम था, 9:35 पर कितना हो गया? 16 ग्राम हो गया। यानी कि 25 मिनट में, 9:10 से लेकर 9:35 तक, यानी कि 25 मिनट में कितना हो गया? आधा हो गया। फिर अगले 25 मिनट में, यानी 10 बजे तक कितना हो गया? फिर आधा हो गया। फिर अगले 25 मिनट में फिर आधा हो गया। तो 11:40 पर कितना बचेगा? तो देखिए, 10:25 पर कितना बच रहा है? 10:25 पर बच रहा है 4 ग्राम। तो अगले 25 मिनट में क्या होगा? फिर आधा हो जाएगा, यानी कि 10:50 पर क्या हो जाएगा? इसका आधा, यानी कि 2 ग्राम।
और फिर अगले 25 मिनट में यानी कि 11:15 पर क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 1 ग्राम, और फिर 11:40 पर जो कि आपसे पूछा है, तो 11:40 पर क्या होगा, इसका भी आधा यानी कि 0.5 ग्राम। ठीक है, 11:40 पर कितना हो जाएगा, 0.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर 4। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखिए 20% कटौती की गई है, यानी मान लीजिए पहले मजदूरी 100 थी, अब 20% की कटौती कर दी, तो अब मजदूरी कितनी मिल रही होगी, 20% कम, यानी 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। यानी अब कितनी मिल रही होगी, तो 80 मिल रही होगी। यानी यदि उसकी मजदूरी पहले 100 थी तो 20% की कटौती हो गई, अब कितनी मिल रही होगी, अब मिल रही होगी उसे 80। लेकिन वो कह रहा है उसे पहले के बराबर ही मिलनी चाहिए, तो 80 से 100 जाने के लिए हमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने पे, तो 80 पे। तो 20 की वृद्धि कितने पे, 80 पे, कितने परसेंट हो जाएगा, 20 चौक 80, 4 से 25 बार, कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी भाषा में रबड़ को बक्सा, बक्सा को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर और शार्पनर को पैक, तो एक बच्चा कैसे लिखेगा, बच्चा कैसे लिखता है, पेंसिल से लिखता है, पेंसिल को क्या कहते हैं, शार्पनर। तो बच्चा कैसे लिखेगा, शार्पनर से लिखेगा। ऑप्शन नंबर 4। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, यूरी गागरिन, एलन शेफर्ड, रॉबर्ट पेरी या फिर नील आर्मस्ट्रांग। तो देखिए नील आर्मस्ट्रांग कौन थे, तो ये आपके चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन पूछा गया आपसे अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो पहले अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन। कहाँ के थे, रूस के थे। कहाँ के थे, रूस के थे। ये अंतरिक्ष में कब गए थे, तो ये अंतरिक्ष में गए थे आपके यूरी गागरिन 1961 में। किस जहाज से गए थे, तो ये गए थे बोस्टक 1 से, बोस्टक 1 से गए थे अंतरिक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एसोचैम द्वारा 25 अप्रैल 2024 को दूसरे आईपी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स की मेजबानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई है। किसके द्वारा, एसोचैम के द्वारा, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो एसोचैम के द्वारा जो लीडरशिप की मेजबानी की गई है वो आपकी की गई है नई दिल्ली में, सॉरी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि एसोचैम के वर्तमान में हेड कौन है। ठीक है, वर्तमान में एसोचैम के हेड कौन है। ठीक है, मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, बाद में नायर नाम जुड़ा हुआ है, आगे क्या नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 79 की बात हो रही है। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। दोनों निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। उत्तर दे रखे हैं आपके, केवल निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 1 या 2, या फिर कोई भी निष्कर्ष नहीं करता। कथन दे रखे हैं आपके, देखिए, कुछ खिलाड़ी भारतीय हैं, कुछ खिलाड़ी क्या है, तो कुछ खिलाड़ी कैसे हैं, भारतीय हैं। ठीक है, इस तरीके से बनेगा वेन डायग्राम। सभी भारतीय अच्छे हैं, सभी भारतीय क्या है, अच्छे हैं, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, निष्कर्ष क्या निकला इसका, कुछ अच्छे भारतीय नहीं है, कुछ अच्छे भारतीय नहीं है। तो कुछ अच्छे भारतीय नहीं, दूसरा देखिए, कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, तो बिल्कुल सही है। यानी जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका क्या है, सही है। इसमें सही कौन सा बनेगा फिर, तो इसमें आपका सही कौन सा हो गया, तो केवल आपका दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है। दूसरा मतलब पहला तो निकल नहीं रहा है, दूसरा निकल रहा है। दूसरा मतलब कौन सा है, इसमें देखिए ऊपर चेक करिए, केवल निष्कर्ष 2 निकल रहा है, दूसरा वाला। और दूसरा वाला किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही आपको ये दे रखा है, कथन और निष्कर्ष। सभी पेन क्या है, डायरी है। अच्छा, यहाँ पे आप पहले पढ़ लीजिए, कथनों में से तार्किक रूप से अनुसरण करता है, आपको बताना कौन सा अनुसरण करता है। ठीक है, सभी पेन डायरी है, तो सभी पेन मान लेते हैं, सभी पेन क्या है, डायरी है। ठीक है, सभी किताबें पेन है, सभी किताबें क्या है, पेन है, सभी किताबें पेन है, और सभी पेन क्या है, डायरी है। कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल अलग बन जाएगा। कुछ पेंसिल तलवार है, कुछ पेंसिल क्या है, तलवार है। आपको बताना है कि इस डेटा के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकलता ही निकलता है। तो कुछ पेन तलवार है, कुछ पेन तलवार नहीं है, कोई भी डायरी तलवार नहीं है, कोई भी डायरी तलवार नहीं है। ये हो भी सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपका तलवार और डायरी के संबंध में कुछ नहीं बोला है।
डायरी और तलवार का आपस में कोई भी संबंध दर्शाया नहीं है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुछ डायरी किताबें हैं, तो ये आपका 100% क्या है, ये 100% आपका सही है। तो केवल आपका निष्कर्ष आपका 3 निकलता है। कुछ पेन किताबें हैं लेकिन तलवारें नहीं है, कुछ पेन किताबें हैं लेकिन तलवारें नहीं है, कुछ देखिए यहाँ पे सभी किताबें पेन है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, दिए गए व्यंजक साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 cos 45 प्लस 3 साइन क्यूब 90 का मान बताइए। देखिए इसमें वैल्यू रख देनी है बस, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 cos 45, cos 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस 3 साइन 90 का क्यूब। तो आपको पता है 3 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा एक, सोल्व करिए 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 2/√2, ये हो जाएगा आपका 3 का, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 ही रहेगा। ठीक है, अब 1/4, 3 को इधर ले आइए और इसको अलग कर दीजिए, इन दोनों को सॉल्व करिए, 4 12 और 1 13, 13/4 प्लस 2/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे आपका 4 और √2 का एलसीएम कितना जाएगा, 4 और √2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 4, 4 से कटेगा आपका ये एक बार, यहाँ 13 आ जाएगा, और √2 से कितने कटेगा, तो √2 से कटेगा आपका ये ये कटेगा आपका तो 2√2, 2√2 बाद 2√2 है 4, 4√2। ठीक है, 2√2 का कटेगा, 2√2 का इसमें गुणा करेंगे 4√2 हो जाएगा, कितना जाएगा आपका 13 प्लस 4√2/4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, एक टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन था। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर था वीरेंद्र सहवाग, सबको पता है कौन था, वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन नंबर 3। कितने रन बनाए थे 309 रन बनाए थे। ठीक है, 2004-5 के आसपास की बात है, यानी कि हमारे टाइम की बात है, ऑप्शन नंबर 3। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, शिमला में, शिमला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल खिताब 9 जून 2024 को किसने जीता था। तो देखिए फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो वो जीता है आपका कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ये क्या है, प्रोस वर्ग का है, और फीमेल वर्ग में किसने जीता है, यानी कि महिला वर्ग में जीता है ईगा स्वियाटेक ने। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है, ईगा स्वियाटेक और कार्लोस अल्काराज। ठीक है, फ्रेंच ओपन की बात हो रही है, आपको इनका क्रम भी याद रखना है। सबसे पहले होता है, जैसे अपवाद से आप याद रखिएगा, अमेरिकन, फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर आपका सॉरी पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर आपका यूएसए वाला। ठीक है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वाला होता है, फिर आपका सबसे लास्ट में अमेरिकन होता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये दे रखा है आपको, पहला दे रखा है कि कथन केवल एक में दिया गया डाटा पर्याप्त है, दो में दिया गया डाटा पर्याप्त नहीं है, इस तरीके से आप ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी कोड भाषा में माय डियर फैमिली को इस तरह से लिखा जाता है, तो डियर का कोड क्या होगा। तो इन दोनों ऑप्शन की सहायता से आपको बताना है, मतलब इन दोनों की सहायता से आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो डियर का कोड कैसे निकल सकता है। माय डियर फैमिली का कोड दे रखा है 624। अब देखिए पहला कथन क्या दे रखा है, इसी कोड में माई स्मॉल फैमिली को 256 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, माई स्मॉल फैमिली। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माई स्मॉल फैमिली, यहाँ क्या है माई डियर फैमिली, तो माई यहाँ पे कॉमन है, फैमिली यहाँ कॉमन है, माई भी कॉमन है, फैमिली कॉमन है, बच्चा कौन सा डियर। अब देखिए इसमें कितना कॉमन है, 2 कॉमन है यहाँ पे, और क्या कॉमन है, तो 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। इसमें माई, यहाँ पे माई, यहाँ फैमिली, यहाँ फैमिली, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है, बचा कौन सा, बचा आपका 4। तो यहाँ पे इसका मतलब जो बच गया वही तो डियर का कोड बनेगा, क्योंकि माई और फैमिली का कोड 6 और 2 में से कोई एक होगा, और जो बच गया वो कोड किसका होगा, तो डियर का। हमें चाहिए किसका कोड था, तो डियर का कोड ही चाहिए था। इसका मतलब डियर का कोड निकालने के लिए हमारा कथन एक क्या है, पर्याप्त है। दूसरा चेक कर लेते हैं, इसी कोड भाषा में डियर फैमिली फ्रेंड, तो यहाँ पर डियर है
और फैमिली है। यहाँ डियर है और फैमिली, दो चीज़ कॉमन है इसमें। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 6 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। ठीक है, 6 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो जो डियर का कोड होगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा। आप कंफर्म नहीं कर सकते कौन सा कोड होगा, लेकिन कथन एक के साथ साथ आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो डियर का कोड होगा वो 4 ही होगा, क्योंकि 6 और 2 कोड जो है वो फैमिली और माइक में से किसी एक का होगा, है ना। तो जो डियर का कोड होगा वो सिर्फ कौन सा होगा? 4 ही होगा। यानी कि इस कथन का उत्तर देने के लिए आपका, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन आपका एक पर्याप्त है। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 1 था आपका, देखिए, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 था वो आपका क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर। यानी केवल कथन एक में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2 में दिया गया डाटा कथन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, किसी भाषा में एक्सटर्नल को इस तरीके से लिखा जाता है तो पार्टिकल को इस तरीके से लिखा जाता है, तो एनालिसिस को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए, इससे ये कोड किस तरीके से बनाया वो देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है, डायरेक्ट कोडिंग कर दी गई है। जैसे ई का कोड क्या है? ई का कोड है आई। आगे देखिए, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई का कोड क्या बना है? आई बना है। यहाँ पे भी ई है, ई का कोड क्या है? यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या बना है? आई बना है। यानी डायरेक्ट इसकी नंबरिंग की मतलब इनकी लेटर की डायरेक्ट कोडिंग कर दी। जैसे ई का कोड आई बना दिया है, एक्स का कोड वाई बना दिया है, टी का कोड यू बना दिया, इस तरीके से बना दिया है। ऐसे चेक कर लेते हैं एनालिसिस में, पीछे चेक करेंगे जल्दी वापस पकड़ में आ जाएगा। तो एस का कोड क्या है? एस ढूंढिए, एस कहाँ पर है आपका? तो एस आपका, देखिए एस कहाँ पर बना है, तो इसको एस को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, एक से चेक करिए। ए का कोड क्या है? ए का कोड है आपका, यहाँ पे ए है, तो ए का कोड क्या बना है आपका? ई बना है। तो पहले शुरुआत होगी ई से, जो कि सब में दे रखी है। एन का कोड क्या है? तो एन का कोड है पीछे से तीसरा, यानी कि ओ। ई के बाद में क्या आएगा? ओ आएगा। अच्छा देखिए, ई ओ ई तीन तो आपके कॉमन ही दे रखे हैं सब में। ठीक है, चौथा से चेक करिए एल। एल का कोड क्या है? एल का कोड है आपका एम। यहाँ एम है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, तो ये तो नहीं होगा। पांचवा चेक करिए बाई। बाई का कोड क्या था? तो बाई का कोड आपका क्या है? अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, वही एस है इसमें। 22 में नहीं दे रखा तो इसको भी छोड़ दीजिए। एच भी नहीं दे रखा, आपको आई दे रखा है, आई। तो सेकंड जो लास्ट लेटर होगा वो क्या होगा आपका? आई का कोड क्या है? तो आई का कोड है आपका यहाँ पे देखिए, इधर का आई, यानी 1 2 3 4 5वें नंबर पे देखिए 1 2 3 4 5 एम। तो सेकंड जो लास्ट लेटर होगा वो क्या होगा? एम होगा, जो कि आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका कोड निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बात हो रही सबसे बड़ी की। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है आपकी रॉकीज। ठीक है, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। सबसे बड़ी कौन सी है? रॉकीज, जो कहाँ पे आपकी उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, अब बात करें कि सबसे लंबी कौन सी है, तो सबसे लंबी है आपकी एंडीज, जो कि आपकी दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? रॉकी। सबसे ऊंची कौन सी है? सबसे ऊंची है आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला। और सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे पुरानी है आपकी, वो है आपकी राजस्थान वाली अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलिए, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन, पेन का मतलब कलम, कलम किससे संबंधित होती है? पत्रकारिता से। तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। ऑप्शन नंबर 1। यदि x बराबर 2 की पावर 1/3 माइनस के 2 की पावर-1/3 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप, क्या बनेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं पहले। देखिए, देखिए ये है आपका x बराबर 2 की पावर 1/3 माइनस के 2 की पावर-1/3। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 माइनस 1 में 2 की पावर 1/3। ठीक है, अब देखिए ये x बराबर हो गया a माइनस के b, a माइनस के 1/a। क्या हो गया? a माइनस के 1/a हो गया। यदि हम दोनों तरफ का घन कर दें, पावर क्या कर दें? पावर कर दें 3, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका x की पावर 3, इधर हो जाएगा आपका 2 की पावर 1/3 माइनस के 1/2 की पावर 1/3 का होल क्यूब। ये हो जाएगा। इसको खोलते हैं, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब, यानी 2 की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे, फिर ए क्यूब माने फिर बी क्यूब, सॉरी
ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, यानी कि 1/2 का होल क्यूब माइनस के 3ab का मतलब इन दोनों गुणा करेंगे आपस में, तो ये तो कट जाएगा, एक बचेगा ब्रैकेट में ए माइनस के बी का मतलब इन दोनों का माइनस कर देंगे, तो ये किसके बराबर था, एक्स के बराबर था। यहाँ कितना बचेगा आपका, एक्स बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा, तो इस पावर से पावर खत्म और इस वाली पावर से ये वाली पावर भी खत्म, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा माइनस के 1/2 माइनस के 3x। ठीक है, अब देखिए 3x इधर चला जाएगा, कितना जाएगा, एक्स क्यूब प्लस के 3x। इसको सॉल्व करिए, 2 दूनी 4 माइनस के 1 यानी कि 3/2, 2 गुणा इसमें कर दीजिए, कितना जाएगा 2x क्यूब प्लस के 6x बराबर 3। पूछा भी आपसे क्या था, इसकी वैल्यू पूछी थी 2x क्यूब प्लस के 6x, जो किसके बराबर निकल के आ गया, 3 के बराबर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, डीडी भारती पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए 25 मई 2024 को किस संगठन ने प्रसार भारती के साथ सहयोग किया, प्रसार भारती के साथ सहयोग किया है, इसके लिए डीडी भारती पर प्रसारण के लिए तो किसने सहयोग किया है, तो ये आपका सहयोग किया है IGNCA। ठीक है, IGNCA। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। पंजाब मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा लोकसभा चुनावों के लिए स्टेट आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है, स्टेट आइकन के रूप में विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा या फिर रविंद्र जडेजा। तो देखिए स्टेट आइकन की बात हो रही है, तो हो सकता है जो खिलाड़ी उस स्टेट का हो उसी को नॉमिनेट किया जाए, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा और शुभम गिल, इनमें से पंजाब का कौन हो सकता है, तो शुभम गिल हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका क्या है, सही आंसर भी है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है, तो इस त्रिभुज के यह त्रिभुज किस प्रकार का होगा, कोणों का अनुपात दे रखा 2, 4 और 3 का। तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज के जो कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 2, 4, 6 और 3 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 180 अंश। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180/9 यानी कि 20 डिग्री। एक की वैल्यू 20 डिग्री है तो 2 की वैल्यू 40, 4 की 80 और 3 की 60, यानी जो त्रिभुज के कोण है वो कितने हैं, 40, 80 और 60, 40, 80 और 60। ये 40 मान लीजिए, 80 मान लीजिए और ये 60 मान लीजिए। तो कोई भी त्रिभुज जिसके कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम हो तो वो त्रिभुज कैसा होता है, वो कोण त्रिभुज होता है आपका न्यूनकोण त्रिभुज। यानी ये त्रिभुज कैसा है, तो आपका ये त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आरबीआई ने 25 अप्रैल 2024 को भारतीय कंपनियों की विदेशी शेयर बाजारों में सीधे लिस्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विनियम जारी किए। कौन से विनियम जारी किए, फेमा, ALM, BR अधिनियम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से जारी किए, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा को जारी किया गया है। ये किसने जारी किया है, आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई के नए गवर्नर बने, 26वें गवर्नर कौन बने, 26वें गवर्नर हाल ही में बनाए गए हैं, कौन बने, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर बताइए। तो देखिए सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है 2 अंकों की वो कितनी है, सबसे बड़ी है आपकी 97। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या, वो है आपकी 11। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 86, ऑप्शन नंबर 4। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन रैपिड आर्मी, इंडियन कांग्रेस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1939 में जो स्थापना की थी उन्होंने किसकी की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, ऑप्शन नंबर 1। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जय हिंद का नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हारा दूंगा, ये भी नारा दिया था। ठीक है, और इन्होंने सिंगापुर में और आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन भी किया था। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, 3 से अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या है। 3 से 2 अगली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 5 और 7। इनसे कटने वाली 3 से अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक, यानी आपको कुल मिला के 3, 5 और 7 का क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो 3, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, जो अभाज्य संख्या होता है उनका एलसीएम जो होता है उन तीनों के गुणनफल के बराबर होता है। तीनों गुणनफल किसके बराबर होगा, 5 7 35 दिया 105, एलसीएम कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा एलसीएम। इसको देखिए, क्यूआर कोड के माध्यम से 6 जून 2024 को ओपीडी पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने वाली डिजिटल सेवा का नाम क्या है।
ओपीडी पंजीकरण, स्कैन यूपी, हेल्थ क्यूआर, आभा या फिर डिजी ओपीडी। तो ये सुविधा कहाँ पर शुरू हुई है, किस ऐप से शुरू हुई है, किस नाम से, तो वो है आभा के नाम से। किस नाम से, आभा के नाम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय एयरटेल ने 21 अप्रैल 2024 को देश की सबसे बड़ी दूरसंचार प्रदाता और मलेशिया के एक्सिस्टा ग्रुप बरहात की सहायक कंपनी बनने के लिए किस देश के डायलॉग एक्सिस्टा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? रूस, सिंगापुर, मलेशिया या फिर श्रीलंका। किसके साथ साइन किए? तो वो किए आपके श्रीलंका के साथ। निम्न में से एक विषम भिन्न बताइए, इसमें से भिन्न विषम कौन सी होगी? तो भिन्न विषम आपको बतानी है। ठीक है, कौन सी भिन्न इसमें विषम हो जाएगी? तो देखिए चेक करते हैं पहले कौन सी भिन्न विषम होगी। तो देखिए 15/20, 15/20 का मतलब क्या है? 5 से काटिए कितना आएगा? 3 बार, 5 से काटिए 4 बार, यानी कि 3/4। 48/60, तो 12×4 = 48, 12×5 = 60, यानी कि 4/5। 21/28 यानी 7×21, 7×4 = 28, यानी कि 3/4। 75/100 यानी 25×3 = 75, 25×4 = 100, यानी कि 3/4। ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, तो भिन्न इसमें कौन सा हो जाएगा? 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का भी और इस बुक का भी लास्ट प्रैक्टिस सेट, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का। इसके बाद आपको यदि और किसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि व्रत काले व्यक्तियों को, व्रत किसको दर्शा रहा है? काले व्यक्तियों को, और त्रिभुज निरक्षर व्यक्तियों को, त्रिभुज निरक्षर व्यक्तियों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है जो काले भी हैं और निरक्षर भी हैं? यानी आपको कुल मिला के इन दोनों में जो कॉमन है वो बताना है आपको। इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है? जेड वाला। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? जेड बनेगा। तो ये थे प्रैक्टिस सेट की सीरीज के 30 प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी? सारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।